हेलो स्टूडेंट, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम रेशियो एनालिसिस के कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन करेंगे, जिससे हम बैलेंस शीट और P&L अकाउंट बनाना सीखेंगे। मतलब कि हमें क्वेश्चन में से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकालनी है जिससे कि हम बैलेंस शीट बना सकें और P&L बना सकें। जेएनयू बीकॉम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं 15 मार्क्स में, तो आप इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैं एक दो क्वेश्चन आपको करके बता दूंगी, ठीक है। तो देखिए, अभी हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। आपको देखो इंफॉर्मेशन कुछ दे रखी है जिससे आपको क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है आपको, वर्किंग कैपिटल दे रखी है आपको 75,000, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस आपको दे रखे हैं 1 लाख, और इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दे रखा है 60,000। करंट रेशियो आपको दे रखा है 1.75 और लिक्विड रेशियो आपको दे रखा है 1.15। फिर इसके बाद में फिक्स असेट टू प्रोपराइटर फंड दे रखा है आपको 0.75। फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो है वो है नील, ठीक है। तो इससे आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो देखिए, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं हम, इससे मिसिंग इंफॉर्मेशन निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन में हमें वर्किंग कैपिटल और करंट रेशियो दे रखा है। तो वर्किंग कैपिटल और करंट रेशियो के सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस। तो अभी हम वर्किंग कैपिटल और करंट रेशियो से करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, लिक्विड रेशियो से हम क्या निकालेंगे, स्टॉक निकालेंगे, ठीक है। आपको पता है लिक्विड असेट्स का जो फॉर्मूला होता है वो उसमें और करंट असेट्स में जो डिफरेंस होता है वो स्टॉक का होता है। तो ऐसे ऐसे करके हम एक एक इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी की कैलकुलेशन, ठीक है। तो भी हम लिखते हैं सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अब देखिए, आपको करंट रेशियो दे रखा है, तो हम करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है CA/CL, मतलब करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो अभी हम देखिए, करंट रेशियो हमें कितना दे रखा है, करंट रेशियो दे रखा है 1.75। तो हमें 1.75 अपॉन 1 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। फिर यहाँ पे करंट असेट्स कुछ नहीं दे रखा है, तो आप CA ऐसे का ऐसे लिख दोगे और CL की जगह आप CL एज इट इज़ लिख दोगे, ठीक है। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, 1.75 CL इज इक्वल टू CA, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब हम लगाएंगे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, यही फॉर्मूला होता है इसका। तो अभी हम वर्किंग कैपिटल, देखिए हमें क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 75,000। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 75,000 और करंट असेट्स की जगह हम क्या लिख देते हैं, 1.75 CL और माइनस CL, ठीक है। अब देखिए 75,000 एज इट इज इक्वल टू 1.75 CL में से 1 CL गया, तो पीछे कितना बचा, 0.75 CL, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, CL मतलब कि करंट लाइबिलिटी, इसको हम कैलकुलेट करने के लिए 75,000 के अपॉन में लेके जाएंगे 0.75, ठीक है। क्या करेंगे, 0.75 इसके अपॉन में चला जाएगा। अब देखिए, जब आप इसको डिवाइड करके कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगी अमाउंट इसकी 1 लाख, ठीक है। इट मीन्स हमारी करंट लाइबिलिटी कितनी है, 1 लाख। अगर हमारी करंट लाइबिलिटी 1 लाख है तो हमारे करंट असेट्स कितने हो जाएंगे, करंट असेट्स इज इक्वल टू 1.75 इंटू 1 लाख। यही था ना 1.75, देखो 1.75 CL इज इक्वल टू CA। तो इसी के बेस पे हम ये निकालेंगे। तो 1.75 इंटू 1 लाख करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1,75,000, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, करंट असेट्स।
तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी तो हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हमें कैलकुलेट करना है क्या, लिक्विड असेट्स। तो लिक्विड असेट्स के लिए हमें लिक्विड रेशियो को काम में लेना होगा। तो सेकेंड लिखते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक। ये स्टॉक की कैलकुलेशन है जो कि हम लिक्विड असेट्स के थ्रू निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब लिक्विड रेशियो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1.15 अपॉन 1 इज इक्वल टू, लिक्विड असेट्स आपके पास है नहीं तो LA ऐसे कैसे लिख देंगे। करंट लायबिलिटी हमारे पास कितनी है, 1 लाख। ठीक है, तो लिक्विड असेट्स जो है वो हमारे हो जाएंगे, जब ये 1 लाख इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके लिक्विड असेट्स आ जाएंगे 1.15 इंटू 1 लाख से, ये आ जाएंगे आपके 1,15,000। ठीक है, अब लिक्विड असेट्स 1,15,000 है और करंट असेट्स है 1,75,000। तो आपको लिक्विड असेट्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है करंट असेट्स माइनस स्टॉक, होता है स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस तो हमारे पास है नहीं। देखिए मैं एक बार लिक्विड असेट्स का पूरा फॉर्मूला ही लिख देती हूँ। लिक्विड असेट्स इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस स्टॉक और प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होता है, बट प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे क्वेश्चन में नहीं है। तो अब हम स्टॉक बराबर क्या लिख देंगे, स्टॉक बराबर हम लिख देंगे करंट असेट्स माइनस लिक्विड असेट्स। ठीक है, तो अभी हम करते हैं करंट असेट्स माइनस लिक्विड असेट्स। करंट असेट्स हमारे है 1,75,000 और लिक्विड असेट्स है हमारे 1,15,000। तो हमारे स्टॉक कितना आ जाएगा, स्टॉक इज इक्वल टू, स्टॉक आ जाएगा जब आप इसको माइनस करोगे तो 60,000 रुपीज़ का आपके स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे कैलकुलेशन करने के लिए। अब देखिए हमने पूरी करंट लायबिलिटीज़ निकाल रखी है, वो कितनी है, 1 लाख। ठीक है, अब करंट लायबिलिटीज़ में हमें एक बैंक ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन में दे रखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दे रखा हमें क्वेश्चन में, 60,000। तो हम जो थर्ड कैलकुलेशन करते हैं वो करते हैं कैलकुलेशन ऑफ अदर करंट लायबिलिटीज़। अदर करंट लायबिलिटीज़ मतलब हमने जो टोटल करंट लायबिलिटी निकाली है वो है इज इक्वल टू 1 लाख। अगर इसमें से आप माइनस कर दोगे बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर दोगे जो कि कितना है आपके क्वेश्चन में 60,000, तो आपको मिल जाएगी अदर करंट लायबिलिटी। ठीक है, अदर करंट लायबिलिटी आपकी हो जाएगी फिर 40,000 की। क्लियर। फिर हम इसी तरह से करते हैं करंट असेट्स के लिए। करंट असेट्स में हमें टोटल करंट असेट्स पता है और स्टॉक पता है, तो हम कैलकुलेशन ऑफ अदर करंट असेट्स। इसी तरह देखिए टोटल करंट असेट्स हमारे पास कितना है, टोटल करंट असेट्स हैं हमारे पास 1,75,000। ठीक है, लेस कर देते इसमें से क्या, स्टॉक। तो हमारे पीछे क्या आ जाएंगे, अदर करंट असेट्स आ जाएंगे। स्टॉक था हमारा कितना, स्टॉक था 60,000 का, तो अदर करंट असेट्स आ जाएगी आपके ये आ जाएंगे आपके 1,15,000। ठीक है, ये चीज़ें हमें बैलेंस शीट के अंदर लिखनी होगी, इसलिए हमने कैलकुलेट किया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट अब हमें क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या, फिक्स असेट्स टू प्रोपराइटर फंड। अब फिक्स असेट्स और प्रोपराइटर फंड दे रखे हैं, तो इससे आप फिक्स असेट्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ फिक्स असेट्स। अब देखिए आपको क्या दे रखा है,
प्रोपराइटर फंड टू टोटल एसेट्स, ठीक है, प्रोपराइटर फंड टू टोटल एसेट्स आपको फिक्स एसेट्स टू प्रोपराइटर फंड आपको दे रखा है 0.75। तो आपको इसके लिए पहले आपको देखो फिक्स एसेट्स भी पता नहीं है और प्रोपराइटर फंड भी पता नहीं है। तो अभी आपको मैं एक नया फॉर्मूला बताती हूँ और वो नया फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए नया फॉर्मूला हम कैलकुलेट करेंगे कि जब भी आपके पास लॉन्ग टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं हो, तब आपके जो बैलेंस शीट की टोटल होगी ना, वो कैसे होगी पता है, प्रोपराइटर फंड प्लस करंट लाइबिलिटी। ये तो आपकी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी साइड की दोनों चीज़ें हो जाएगी, और इस तरफ होगा आपके असेट साइड में फिक्स असेट्स और प्लस हो जाएगा आपके करंट असेट्स, हो जाएगा। तो मतलब लाइबिलिटी साइड में दो चीज़ें रहेगी, प्रोपराइटर फंड और करंट लाइबिलिटी। और प्रोपराइटर फंड मतलब शेयर होल्डर फंड, ठीक है, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल भी आ जाती है और रिजर्व एंड सरप्लस भी आ जाते हैं, ठीक है, और करंट लाइबिलिटीज़, और इस तरफ रहेंगे आपके फिक्स असेट्स और करंट असेट्स, ठीक है। अब देखिए इससे एक फॉर्मूला बनेगा प्रोपराइटर फंड का। देखो प्रोपराइटर फंड का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोपराइटर फंड इज इक्वल टू, अब ये जो करंट लाइबिलिटी है ना, यहाँ पे प्लस में है तो हम इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो देखिए इसका फॉर्मूला बनेगा फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ये इसका फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है किसका, वर्किंग कैपिटल का। तो हम इसका एक फॉर्मूला और कैसे बना सकते हैं, प्रोपराइटर फंड इज इक्वल टू फिक्स असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ये भी इसका एक फॉर्मूला हो सकता है। तो ये फॉर्मूला जो है वो आपको ध्यान में रखना है, प्रोपराइटर फंड इज इक्वल टू फिक्स असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला हमने कैसे बनाया है, ठीक है। अब हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। देखिए प्रोपराइटर फंड इज इक्वल टू फिक्स असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अब देखिए हमारे पास फिक्स असेट्स भी नहीं है और प्रोपराइटर फंड भी नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, हम इसको एज्यूम करेंगे, ठीक है, हम इसको एज्यूम करेंगे प्रोपराइटर फंड को क्या, एक्स। प्रोपराइटर फंड है नहीं हमारे पास, तो इसे हम एज्यूम करेंगे एक्स। अगर प्रोपराइटर फंड एक्स है तो फिक्स असेट्स हमारे क्या हो जाएंगे, फिक्स असेट्स हो जाएंगे 0.75x। अब ये 0.75x कैसे हो जाएंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये दे रखा है फिक्स असेट्स टू प्रोपराइटर फंड, मतलब कि फिक्स असेट्स जो है वो प्रोपराइटर फंड के कितने हैं, 0.75 के बराबर है। क्वेश्चन में क्या लाइन लिखी हुई है आपको पता है, क्वेश्चन में लाइन लिखी हुई है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्वेश्चन में लाइन लिखी हुई है, ये रही फिक्स असेट्स टू प्रोपराइटर फंड दे रखा है आपको 0.75। तो इसका मतलब ये है कि फिक्स असेट्स जो है वो प्रोपराइटर फंड का कितना है, 0.75 पर बराबर है, 0.75 के बराबर। तो हमने इसी से ये एजम्पशन की है कि प्रोपराइटर फंड है हमारे x और फिक्स असेट्स हो जाएंगे 0.75x, ठीक है। अब हम वो फॉर्मूला फॉलो करते हैं, प्रोपराइटर फंड इज इक्वल टू, देखिए ये पूरा प्रोपराइटर फंड की जगह मैं x लिख दूंगी, ठीक है, और फिक्स असेट्स, एक बार फॉर्मूला ही पूरा लिख देती हूँ, फिक्स असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अब प्रोपराइटर फंड है x, ये हो जाएगा 0.75x फिक्स असेट्स, और वर्किंग कैपिटल हमारे क्वेश्चन में दे रखी थी 75,000, ठीक है। फिर देखिए आगे करते हैं हम इसे, ये जो x है इसमें से माइनस हो जाएगा 0.75x इज इक्वल टू 75,000, ठीक है। फिर देखिए फिर हम आगे कैलकुलेट करते हैं, अगर x में से 0.75 गया तो पीछे क्या बचेगा, 0.25x इज इक्वल टू 75,000, ठीक है, 0.25। और इसके बाद हम x इज इक्वल टू 75,000 डिवाइडेड बाय
0.25, ठीक है। तो हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 लाख, x बराबर आ जाएगा 3 लाख। जब आप इससे डिवाइड करोगे तो x क्या था, प्रोपराइटर फंड, प्रोपराइटर फंड बराबर हो गया आपके 3 लाख, ठीक है। अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, फिक्स असेट्स। तो फिक्स असेट्स हम निकालेंगे, फिक्स असेट्स इसी का ही 75 है, 0.75, तो 3 लाख इंटू 0.75, तो फिक्स असेट्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, फिक्स असेट्स आ जाएंगे 2,25,000, ठीक है। ये फिक्स असेट्स है, ठीक है। अब इसी प्रोपराइटर फंड से हम एक और चीज़ निकाल सकते हैं, वो हमारी नेक्स्ट कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन नंबर है हमारी 6, इसको कह सकते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अभी हम शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे और वो भी किससे, प्रोपराइटर फंड से। देखिए प्रोपराइटर फंड का फॉर्मूला होता है, प्रोपराइटर फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, और माइनस होता है फिक्टिशियस असेट्स। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में फिक्टिशियस असेट्स है नहीं, तो हम फॉर्मूला सिर्फ कितना मानेंगे, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखिए हमें कैलकुलेट करनी है शेयर कैपिटल, तो हम शेयर कैपिटल आगे लेके आ जाते हैं, शेयर कैपिटल इज इक्वल टू, अब प्रोपराइटर फंड इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो प्रोपराइटर फंड और ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। या फिर ये कह सकते हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखिए प्रोपराइटर फंड है हमारे पास कितने, 3 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं कितने, 1 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं 1 लाख, ठीक है। अब देखिए इसमें से 1 लाख हम माइनस करेंगे तो पीछे हमारे पास शेयर कैपिटल कितनी बच जाएगी, 2 लाख। ये हमारी शेयर कैपिटल है। तो अब तक हमने क्या निकाला, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी, ठीक है। वापस बता देती हूँ मैं आपको। देखिए सबसे पहले हमने क्या निकाला, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी में ये थे हमारे करंट लायबिलिटी और ये थे हमारे करंट असेट्स, ठीक है। इसके बाद हमने स्टॉक निकाला, स्टॉक निकाला हमने कितना, 60,000 का। इसके बाद में हमने अदर करंट लायबिलिटी और अदर करंट असेट्स निकाले। इसके बाद हमने फिक्स असेट्स और प्रोपराइटर फंड निकाला, ठीक है। फिर प्रोपराइटर फंड से हमने शेयर कैपिटल निकाली और रिजर्व और सरप्लस हमें क्वेश्चन में ये रहे। प्रोपराइटर फंड से हमने फिक्स असेट्स और शेयर कैपिटल निकाली, ठीक है। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। इन्हीं सब इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम बनाएंगे बैलेंस शीट। देखिए सबसे पहले असेट साइड फिलअप करते हैं। हम लिखते हैं फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स हमने कितने कैलकुलेट किए थे, फिक्स असेट्स कैलकुलेट किए थे हमने 2,25,000, ठीक है। फिर इसके बाद हम लिखेंगे स्टॉक, जो कि हमने अलग से कैलकुलेट किया था, वो कितना था 60,000। फिर हम लिख देते अदर करंट असेट्स। अदर करंट असेट्स हमने कैलकुलेट किए थे, वो कितने थे 1,15,000, ठीक है। ये हो गई ये वाली साइड पूरी, इसकी हम यहाँ पे टोटल कर लेंगे। अब चलते लायबिलिटी साइड। इस तरफ हमने कैलकुलेट की शेयर कैपिटल, तो सबसे पहले लिख देंगे शेयर कैपिटल कितनी थी, वो 2 लाख। देखिए प्रोपराइटर फंड तो बैलेंस शीट में नहीं आता, पर शेयर कैपिटल आती है और रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस हमें क्वेश्चन में ही दे रखे थे 1 लाख, वो हमने लिख दिए। फिर हमने लिखा यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा था, वो भी कितना था 60,000। और फिर हम लिखेंगे अदर करंट लायबिलिटी, ठीक है। अदर करंट लायबिलिटी हमने कैलकुलेट की थी कितनी 40,000। फिर हम इनकी टोटल लगा देंगे। देखिए टोटल आप इसकी जब लगाओगे तो आपके पास टोटल आएगी 4 लाख और इस साइड की भी टोटल आएगी 4 लाख। तो इस तरीके से आपको मिसिंग इंफॉर्मेशन से
कुछ इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करके बैलेंस शीट बनाने वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट दोनों बनानी है। तो देखिए फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द भावेश ट्रेडर ऑन 31 मार्च 2017। आपको इससे बैलेंस शीट P&L और ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनानी है। दिए क्या क्या रखा है आपको, देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 20%, नेट प्रॉफिट रेशियो 5%, फिर आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है 6 टाइम, कैपिटल टर्नओवर दे रखा है 4 टाइम्स, डेटर कलेक्शन पीरियड 3 मंथ, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड दे रखा है आपको 2 मंथ, ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है 60 लाख और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर द ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से कितना ज़्यादा है, 5 लाख ज़्यादा है, ये दे रखा है। ठीक है, कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 5 लाख ज़्यादा है। ऑल सेल्स एंड परचेज आर मेड ऑन क्रेडिट, ये बोल रहे जितनी भी सेल्स है और जितनी भी परचेज है वो सब की सब क्रेडिट के ऊपर मतलब उधार पर की जाती है। ठीक है, इससे आपको ट्रेडिंग P&L बनाना है तो आपको सारी कैलकुलेशन अब कैलकुलेट करनी होगी। सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और आपको क्या दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, तो इससे हम नेट सेल की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ही कैलकुलेशन हम लेते हैं नेट सेल की। देखिए फर्स्ट कैलकुलेशन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है क्वेश्चन में 20%। ठीक है, परसेंट में दे रखा है, हमने पीछे 100 कर दिया है तो आपको यहाँ पे सिर्फ 20 लिखना है। ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है कितना, 60 लाख। ठीक है, नेट सेल आपके पास है नहीं तो नेट सेल की जगह सिर्फ आप क्या लिखोगे, नेट सेल्स और इनटू आप लिख दोगे 100। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपके 20 नेट सेल्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, फिर ये 60 इंटू 100 हो जाएगा आपके। ठीक है, फिर इसके बाद में नेट सेल इज इक्वल टू 60, बहुत बड़ा हो रहा है, आप थोड़ा ध्यान से जीरो लगाइए, फिर अपॉन में 20। ठीक है, फिर देखिए ये कट हो जाएगा तो ये आपके आ जाएगी 3 करोड़, ये आ जाएगी आपके 3 करोड़ सेल्स आ जाएगी आपके 3 करोड़। ठीक है, 3 करोड़ की आपके सेल्स है। सेकेंड कैलकुलेशन हम लेते हैं, कैलकुलेशन। अब देखिए सेकेंड कैलकुलेशन हम क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे, आपके पास सेल्स हो, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट हो तो आप क्या निकाल सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे तो COGS का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस GP होता है। तो अभी देखिए हमारे पास सेल्स है कितनी, 3 करोड़ माइनस GP है 60 लाख, तो आपके COGS कितनी आ जाएगी, 2 करोड़ 40 लाख। 2 करोड़ 40 लाख आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है और ये है सेल्स है। अब हम देखिए थर्ड क्लू जो क्वेश्चन में हमको दे रखा है वो दे रखा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो से हम स्टॉक की कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक, इससे हम दोनों स्टॉक निकाल देंगे ओपनिंग क्लोजिंग। आपको दे रखा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आपका होता है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब हम देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 6 टाइम्स। COGS अभी हमने कैलकुलेट की है 2 करोड़ 40 लाख और एवरेज स्टॉक आपके पास है नहीं तो आप सिर्फ एवरेज स्टॉक एज इट इज़ लिख दोगे। ठीक है,
अब देखिए 6 एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 2,40,00,000, ठीक है। फिर देखिए एवरेज स्टॉक हो जाएगा आपके, एवरेज स्टॉक बराबर हो जाएगा 2,40,00,000 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको आप जब डिवाइड करोगे तो आपके क्या आ जाएगा आंसर, डिवाइड करने पे आएगा 40 लाख, डिवाइड करोगे तो 40 लाख का आपके क्या आ जाएगा एवरेज स्टॉक। अब देखिए हमें क्वेश्चन में स्टॉक के लिए क्लू दे रखा है, क्लू ये दे रखा है कि आपका क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 5 लाख रुपए ज़्यादा है। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, लेट एज्यूम, हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं ओपनिंग स्टॉक बराबर x, तो क्लोजिंग स्टॉक बराबर क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा x प्लस 5 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम आगे एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला लगाते हैं। एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगेगा एवरेज स्टॉक बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, ये फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए एवरेज स्टॉक हमने कैलकुलेट किया कितना, 40 लाख, तो यहाँ पे लिख देते हम 40 लाख। ओपनिंग स्टॉक माना हमने x, क्लोजिंग है x प्लस 5 लाख और अपॉन में 2। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपके 80 लाख, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ मैं, और x प्लस x 2x प्लस 5 लाख, ठीक है। फिर ये 80 लाख, वो 5 लाख जो यहाँ प्लस में, यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू 2x, ठीक है। फिर x बराबर ये 80 में से 5 लाख जाएंगे तो पीछे क्या बचेंगे 75 लाख, और डिवाइडेड बाय करेंगे हम 2, तो 75 लाख को डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आएगा हमारे पास में 37,50,000, ठीक है, 37,50,000। अब ओपनिंग स्टॉक x हमने क्या माना था, ओपनिंग स्टॉक माना था, तो ओपनिंग स्टॉक बराबर हो जाएगा 37,50,000, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक 37,50,000 है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा उससे 5 लाख ज़्यादा, तो 37,50,000 से क्लोजिंग स्टॉक है 5 लाख ज़्यादा, तो प्लस कर देंगे 5 लाख, तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा हमारे पास कितना 42,50,000। जब हम इसमें ऐड करेंगे इसको, तो ये क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों स्टॉक आ गए हमारे पास। अब चलते हम नेक्स्ट कैलकुलेशन की तरफ। नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए हमें क्वेश्चन में दे रखा है नेट प्रॉफिट रेशियो, तो नेट प्रॉफिट रेशियो को यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि नेट सेल तो हमारे पास है। तो अब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। इसके लिए हम नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू NP अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, ये होता है फॉर्मूला। ये हमें दे रखा है 5%, तो डायरेक्ट 5 लिख देना। NP आपके पास है नहीं, नेट सेल आपके पास है 3 करोड़, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 करोड़ इंटू 100, ठीक है। अब देखिए 5 इंटू ये हो जाएगा आपके 15 करोड़ इज इक्वल टू 100 NP, ठीक है। फिर आप इसको डिवाइड करोगे तो नेट प्रॉफिट आपके आ जाएगा, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 15 लाख, ठीक है। नेट प्रॉफिट आपके हो जाएगा 15 लाख, ठीक है। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन हम करेंगे परचेज की। परचेज की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 5th कैलकुलेशन लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ परचेज।
ये सब इंफॉर्मेशन हमें आगे चाहिए होगी, इसलिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। क्रेडिटर पेमेंट पीरियड के लिए हमें परचेज चाहिए होगी, तो हम इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए COGS का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये COGS का दूसरा वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे क्या, परचेज। तो अब हम देखिए फॉर्मूले में पुटअप करते हैं वैल्यूज। फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं। देखिए COGS हमने कैलकुलेट की थी 2,40,00,000। ओपनिंग स्टॉक था हमारा 37,50,000 प्लस परचेज एज इट इज़ लिख देंगे हम, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक था 42,50,000। ठीक है, अब देखिए परचेज हम आगे लिख देते हैं। परचेज अब देखिए 2,40,00,000, उसके अंदर ये 37 लाख जब इस तरफ जाएगा तो ये यहाँ पे प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 37,50,000, और ये जो यहाँ माइनस का ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा कितना, 42,50,000। ठीक है, और जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 2,45,00,000। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, परचेज। अब देखते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन। नेक्स्ट कैलकुलेशन हम करेंगे कैपिटल की, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट कैलकुलेशन कैपिटल की क्यों करेंगे, क्योंकि कैपिटल टर्नओवर आपको दे रखा है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब इसमें क्वेश्चन में आपको दे रखा है बेस्ड ऑन, देखिए एक बार मैं क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन में आपको देखो कैपिटल टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स दे रखा है। ठीक है, तो हम इसकी कैलकुलेशन सेल्स के बेस पे करेंगे, और ये आपको दे रखा है कितना, 4 टाइम्स। ठीक है, तो अभी हम इसकी सेल्स के बेस पे कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे नेट सेल्स अपॉन कैपिटल। ठीक है, तो देखिए कैपिटल टर्नओवर रेशियो आपको कितना दे रखा है, 4 टाइम्स। नेट सेल्स हमारे पास कितनी है, 3 करोड़, सॉरी 2 और लगाने हैं आपको, 3 करोड़ में ये 2 0 और लगेंगे, अपॉन में सिर्फ कैपिटल लिख देंगे हम। ठीक है, अब 4 कैपिटल इज इक्वल टू 3 करोड़। ठीक है, अब देखिए कैपिटल बराबर आपकी क्या हो जाएगा, कैपिटल इज इक्वल टू 3 करोड़ डिवाइडेड बाय 4, तो कैपिटल हो जाएगी आपके 75 लाख। ठीक है, 75 लाख की आपके कैपिटल हो जाएगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कैलकुलेशन की तरफ। नेक्स्ट कैलकुलेशन हम करेंगे डेटर्स के लिए। ठीक है, तो 7 नंबर कैलकुलेशन होगी हमारी, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेटर्स। ठीक है, बिल्कुल इजी है, क्योंकि हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, डेटर कलेक्शन पीरियड। तो डेटर कलेक्शन पीरियड का जो फॉर्मूला होगा, डेटर कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है आपके, अब देखिए यहाँ पे वैसे तो एवरेज रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स इनटू डेज या मंथ होता है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ पे हम सिर्फ डेटर से लिखेंगे, एवरेज रिसीवेबल या एवरेज डेटर कुछ नहीं लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे नेट क्रेडिट सेल्स। और क्योंकि हमें ये मंथ में दे रखा है, तो मंथ कितने होते हैं ईयर में, 12, तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्योंकि क्वेश्चन में हमें लाइन दे रखी थी कि जितनी पूरी सेल्स है वो सब की सब क्या है, क्रेडिट है, तो हमारी 3 करोड़ की पूरी सेल्स क्या हो जाएगी, क्रेडिट सेल्स हो जाएगी। और कलेक्शन पीरियड आपको दे रखा है कितना, 3 मंथ का, तो 3 यहाँ पे डेटर एज इट इज़ लिख देंगे हम, डेटर्स, और अपॉन क्रेडिटर्स कितना, सॉरी नेट क्रेडिट सेल्स कितनी हो जाएगी, 3 करोड़ और इंटू 12। ठीक है, अब देखिए आगे, ये 3 इंटू
3 करोड़ हो जाएगा 9 करोड़ इज इक्वल टू 12 डेटर्स। ठीक है, अब देखिए डेटर्स इज इक्वल टू 9 करोड़ डिवाइडेड बाय 12। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमारे डेटर्स आ जाएंगे 75 लाख। ठीक है, ये हमारे डेटर है 75 लाख। अब इसी तरह हम क्रेडिटर पेमेंट पीरियड से क्रेडिटर की कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट कैलकुलेशन नंबर है 8 कैलकुलेशन करेंगे हम। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स की देखो कैसे होगी। इसी तरह हमें क्रेडिटर पेमेंट पीरियड दे रखा है। क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, और क्रेडिटर पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, क्रेडिटर्स। अब कुछ नहीं कह रखा है तो हम एवरेज क्रेडिटर या एवरेज पेएबल की जगह हम सिर्फ क्रेडिटर और नीचे ले लेंगे नेट क्रेडिट परचेज। ठीक है, ये परचेज इंटू 12, क्योंकि मंथ में दे रखा है तो इंटू 12। ठीक है, अब देखिए क्रेडिटर पेमेंट पीरियड हमें दे रखा है 2 मंथ। क्रेडिटर्स हमारे पास है नहीं, तो क्रेडिटर की जगह सिर्फ क्रेडिटर और अपॉन नेट क्रेडिट परचेज हमने कैलकुलेट की थी खुद ने, कितनी 2 करोड़ 45 लाख इंटू 12। अब देखो 2 इंटू ये 2,45,000 करेंगे अपन तो ये हो जाएगा डायरेक्टली, देखो मैं डायरेक्ट कर लूँ या ऐसे लिख देती हूँ एक बार, 245 लाख इज इक्वल टू 12 क्रेडिटर्स। ठीक है, जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4 करोड़ 90 लाख इज इक्वल टू 12 क्रेडिटर्स। ठीक है, अब देखिए क्रेडिटर इज इक्वल टू 4 करोड़ 90 लाख डिवाइडेड बाय 12। तो हमारे क्रेडिटर्स कितने आ जाएंगे, क्रेडिटर बहुत ही ऐसी अमाउंट में आएंगे 40,83,333। कैलसी पे आप करोगे तो आपके पास ये रिसीव हो जाएगा क्रेडिटर। ठीक है, ये हमारी कैलकुलेशन थी 8। तो अभी हमने सारी कैलकुलेशन कर ली है, बस अब हमें इसके ट्रेडिंग P&L बनाने हैं। ठीक है, तो अभी हम ट्रेडिंग P&L बनाते हैं एक एक करके। सबसे पहले उसका फॉर्मेट बना देते हैं ट्रेडिंग P&L का। देखिए ट्रेडिंग P&L का फॉर्मेट, यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। हमें क्वेश्चन में दे रखा था तो हमने लिख दिया। अब देखिए एक एक करके इंफॉर्मेशन लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक की कैलकुलेशन हमने की थी कितनी, 37,50,000। फिर लिखेंगे टू परचेजेस हमने कैलकुलेट किए थे कितने, परचेज थे 2 करोड़ 45 लाख। ठीक है, फिर हम लिखते हैं बाय सेल्स हमने कैलकुलेट की थी 3 करोड़। फिर लिखते हैं हम बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 42,50,000। ठीक है, टू ग्रॉस प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 60 लाख। अब आप इसकी टोटल लगाओगे तो दोनों साइड आपके इक्वल आनी चाहिए, तो इसका मतलब आपकी क्या है, सही है। ठीक है, तो अभी हम इसकी टोटल लगाते हैं। जब हम इसकी टोटल करेंगे तो टोटल आएगी 3 करोड़ 42,50,000। ठीक है, और इस तरफ की भी टोटल इतनी आएगी 3 करोड़ 42,50,000। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस
प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 60 लाख, ठीक है। फिर हमने देखिए कैलकुलेट किया था नेट प्रॉफिट, फिर हमने कैलकुलेट क्या था नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था वो हमारे पास कितना था, वो हमने कैलकुलेट किया था 15 लाख, ठीक है। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से, ठीक है। हम जब नेट P&L बनाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के यहाँ बीच में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे और वो बैलेंसिंग फिगर से आएंगे, कितने आएंगे 45 लाख के आएंगे, ठीक है। जब आप 60 लाख में से 15 लाख माइनस करोगे तो 45 लाख के आएंगे और इसकी टोटल हो जाएगी आपके 60 लाख। और ये आपके क्या बन गया, पूरा ट्रेडिंग P&L बन गया, ठीक है। अब इसी तरह हमें बनानी है इसकी बैलेंस शीट, तो हम बनाते हैं बैलेंस शीट इसकी। देखिए सारी इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट है, सिर्फ आपको इसको फॉर्मेट में लिखना है अब तो। अब देखिए बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017, जैसा कि क्वेश्चन में हमें डेट दे रखी है हमने लिख दी। ये हो जाएगी, कॉलम काफ़ी छोटा हो गया है जबकि अमाउंट है बहुत बड़ी करोड़ में। देखिए ये हमारी हो जाएगी असेट साइड और ये हो जाएगी लायबिलिटी साइड। अब देखिए एक एक करके हम लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया करंट असेट्स, तो हम लिख देते हैं करंट असेट्स, और करंट असेट्स में हमारे पास है एक तो डेटर्स जो कि हमने खुद ने अभी कैलकुलेट किया है 75 लाख के। फिर हमने कैलकुलेट किया था पहले स्टॉक, स्टॉक कौन सा आता है, क्लोजिंग वाला आता है, ठीक है, बैलेंस शीट में, तो 42,50,000। ये दोनों चीज़ें करंट असेट्स में। अब फिक्स असेट्स हमारे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ही नहीं थी और ना ही कुछ क्या रखा था, तो हमने कुछ भी नहीं लिया, ठीक है। फिर इस तरफ देखिए, इस तरफ हमने एक तो कैलकुलेट की थी क्या, कैपिटल, कैपिटल कितनी कैलकुलेट की थी 75 लाख की, ठीक है। फिर हमने दूसरी चीज़ कैलकुलेट की थी करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज़ में। करंट लायबिलिटीज़ में हमने एक तो क्रेडिटर्स हमने लिए थे कैलकुलेट 40,83,333, ये कैलकुलेट किए थे हमने, ये चीज़ें ही कैलकुलेट की थी बस। अब आपको क्यों यहाँ पे फिक्स असेट्स नहीं लिखना है, तो इस तरफ की टोटल लगा लेनी है। इस तरफ की जब आप टोटल लगाओगे तो 1,17,50,000 आएगी आपके टोटल, ठीक है। जबकि इस तरफ की टोटल इतनी नहीं आएगी, कम पड़ेगी, तो आप उसको एडजस्ट करोगे बैंक ओवरड्राफ्ट से, ठीक है। तो अब यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट से एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट देखिए कितना आएगा 1,17,50,000 में से इन दोनों की टोटल माइनस करेंगे तो 1,66,667 आपके बैंक ओवरड्राफ्ट आएंगे। फिर ये पूरी टोटल इक्वल हो जाएगी 17,50,000 1,17,50,000 से ये इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ ही क्वेश्चन में हमको इस तरीके से कैलकुलेशन करनी होती है, बाकी सारी क्वेश्चन में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि फिक्स असेट्स भी दे रखे हो, बैंक ओवरड्राफ्ट भी दे रखे हो, पर बाकी कुछ क्वेश्चन में अगर कुछ मिसिंग रह रहा हो तो आप इस तरफ बैंक ओवरड्राफ्ट से और इस तरफ कैश से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी आपके कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई और बैलेंस शीट और आपका ट्रेडिंग P&L भी कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये पूरा आपके ट्रेडिंग P&L था, ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन हमने सारी एक एक करके कैलकुलेट की थी और ये भी आपकी बैलेंस शीट, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आप बहुत प्रैक्टिस करना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी जो है अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक कवर करेंगे, ओके। थैंक यू।